कॉम्बिस। दोस्तों, आप समाचार पत्रों में या न्यूज़ चैनलों में अक्सर सुनते होंगे या देखते होंगे कि जीएसटी फेक बिलिंग मामले में कई अपराधी पकड़े जाते हैं या जीएसटी डिपार्टमेंट कई बार इनपुट टैक्स क्रेडिट के यानी कि फेक इनपुट टैक्स क्रेडिट के मामलों को उजागर करता है और दोषियों को पकड़ता है। तो दोस्तों, मैं मनीष मिश्रा, पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट। आज हम बात करेंगे इसी फेक बिलिंग मामले पे। ये फेक बिलिंग क्या होती है और ये कैसे करते हैं लोग, ये अपराधी जो जीएसटी के होते हैं ये कैसे करते हैं, ये फेक बिलिंग का असली मामला है क्या। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम एक समझते हैं कि ये जीएसटी प्रोसेस यानी कि जीएसटी में पूरा जो इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो फ्लो है वो कैसे चलता है या कैसे ऑपरेट करता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, नॉर्मल एक जब हम किसी माल को बेचते हैं या किसी सर्विस को देते हैं तो उसको जीएसटी की भाषा में आउटवर्ड सप्लाई कहा जाता है। और वो आउटवर्ड सप्लाई जो हम एज ए सप्लायर या एज ए सर्विस प्रोवाइडर दूसरे को देते हैं, वो जब रिसीवर के पास जाता है तो वो इनवर्ड सप्लाई के रूप में आता है। वो माल भी हो सकता है, वो सर्विस भी हो सकती है। तो जब हम आउटवर्ड सप्लाई यानी कि कोई भी सप्लायर जब आउटवर्ड सप्लाई काटता है तो उस आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल को उसको जीएसटीआर 1 में फाइल करना होता है। यानी कि वो अपने महीने भर की जो भी सेल होती है वो अपने जीएसटीआर 1 में फाइल करता है। और जो डिटेल वो जीएसटीआर 1 में फाइल करता है वो एज ए इनवर्ड सप्लाई के रूप में सर्विस रिसीवर या गुड्स रिसीवर के पास जीएसटीआर 2A में रिफ्लेक्ट करती है। तो इससे क्या होता है, मतलब जीएसटीआर 1 में हम आउटवर्ड सप्लाई को डालते हैं और जीएसटीआर 2A में वो एज ए इनवर्ड सप्लाई उसके बुक्स में रिफ्लेक्ट करता है। और जैसा कि आपको पता है कि जीएसटी लॉ में जो आपकी जो लायबिलिटी होती है यानी कि जीएसटी की जो लायबिलिटी होती है वो आपकी आउटवर्ड सप्लाई की जो लायबिलिटी होती है जीएसटी की, उसमें से जो जीएसटी का इनवर्ड सप्लाई का जो क्रेडिट मिलता है उसको घटाने के बाद यानी कि उसको माइनस करने के बाद जो बैलेंस बचता है उसको आप जमा करते हैं, जिसको आप जीएसटीआर 3B के तहत जमा करते हैं। यानी कि आप जब जीएसटीआर 3B फाइल करते हैं तो उसमें जीएसटीआर जो 1 में आप आउटवर्ड सप्लाई होती है और जीएसटीआर 2A में जो इनवर्ड सप्लाई आती है, उन दोनों का नेट ऑफ करके जो बैलेंस बचता है उसको एज ए टैक्स लायबिलिटी हम पे करते हैं। तो दोस्तों, ये सारा जो गेम है या ये जीएसटी जो फेक इनवॉइसिंग का गेम है इसी के आसपास घूमता है। तो अब जो ये लूपहोल था, मतलब एक गवर्नमेंट ने तो एक अच्छे तरीके से एक बहुत अच्छी इंटेंशन के साथ ये एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम को बनाया कि किसी मतलब कहीं पे भी डबल टैक्सेशन ना आए, जो आप वैल्यू ऐड करें खाली उसी पे टैक्स दे दें और अपना आगे काम करते रहें। लेकिन जो जीएसटी के जो धूर्त जो करप्ट लोग हैं या उस सिस्टम का जो फ़ायदा उठाने की कोशिश करी, तो उन्होंने इस लूपहोल का फ़ायदा उठाया और फेक बिलिंग नाम का या बोगस बिलिंग नाम का एक चीज़ उसमें ईजाद कर ली। अब पूरा समझते हैं। तो इसमें जो जीएसटी का जो फ्रॉड है वो कायदे से 2 तरीके से किया जा सकता है। एक तो ऐसा होगा कि जो जीएसटी में रजिस्टर्ड ही नहीं होगा, यानी कि ना उसके पास कोई जीएसटी नंबर होगा और ना वो जीएसटी में रजिस्टर्ड होगा, लेकिन वो एक फर्जी बिल बुक छपा लेगा और वो जीएसटी का बिल आपकी काटता रहेगा और आपसे मतलब अपने कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट कर लेगा और अपनी जेब में पैसा रख लेगा। तो उसके पास जब जीएसटी नंबर नहीं है तो उसको ट्रैक करना मुश्किल होता है। लेकिन अब यहाँ पे जो मुद्दा आता है फेक बिलिंग का जो मैंने पहले आपको बताया, इसको कहते हैं बोगस बिलिंग। तो ये तो बोगस है, मतलब कहीं पे भी ना जीएसटी का रजिस्ट्रेशन है ना कुछ है, फर्जी बिल काटा, दे दिया, पैसे ले लिए और जीएसटी खा गए। ठीक है। तो अब दूसरा मामला आता है फेक बिलिंग का। फेक बिलिंग क्या होती है? फेक बिलिंग वो बिलिंग होती है जिसमें जो रजिस्टर्ड टैक्स पेयर है, यानी कि जो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ले लेता है और उसके बाद वो क्या करता है, आपको जीएसटी का बिल काटता है और अपने जीएसटी के बिल को जीएसटीआर 1 में
अपना डालता भी है और जिससे आपको GSTR 2 में वो 2A में आपको दिख भी जाता है। लेकिन वो क्या करता है, उसमें पूरे सिस्टम में कहीं पे भी न माल की मूवमेंट होती है और ना पैसा कोई आता है। तो इस जो ऐसे प्रोसेस होता है तो इसको कहते हैं फेक बिलिंग। दोस्तों सेक्शन 16(2) जो सेंट्रल GST का एक्ट का जो सेक्शन 16(2) है उसमें बताया गया है, बेसिकली उसमें 4 कंडीशंस होती हैं जिससे आपको जो इनपुट क्रेडिट मिलता है उसकी बेसिक क्राइटेरिया है, उसकी 4 कंडीशंस होती हैं। इसमें से पहली कंडीशन होती है कि अगर कोई माल बेचा गया या ख़रीदा गया तो उसमें माल का आना जाना यानी कि माल का पोजीशन होना चाहिए। दूसरा, उस माल का प्रॉपर बिल होना चाहिए या डेबिट नोट होना चाहिए। तीसरा, उस जो माल पे टैक्स लगा वो टैक्स को GSTR की रिटर्न में फाइल किया जाना चाहिए। और चौथा, वो जो उस पे लायबिलिटी आई GST की वो पेड होनी चाहिए। तो मतलब किसी भी व्यक्ति को जो भी आप अगर GSTR 2 में जो 2A में आपको जो क्रेडिट आ रहा है, जो रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो उसको आप तभी क्लेम कर सकते हैं जब आप ये चारों कंडीशनें फॉलो करते हैं, यानी कि चारों कंडीशनें मीट करते हैं, जिसमें कि आपके पास ओरिजिनल बिल होना चाहिए, आपके पास माल पोजीशन में होना चाहिए, आपको वो सप्लायर ने GST की रिटर्न भर दी हो, और चौथा उसने सप्लायर ने GST की पेमेंट कर दी हो। तो ये जब 4 कंडीशनें होंगी तभी आपको GST का क्रेडिट मिलेगा। अब लेकिन वो जो फेक बिलिंग वाले हैं वो क्या करते हैं, वो जो है अपने आउटवर्ड सप्लाई यानी कि आपको बिल दिया उन्होंने और बिल को अपने GSTR 1 में फाइल कर दिया, परंतु आगे वो 3B यानी कि जिससे टैक्स पे किया जाता है वो 3B की रिटर्न नहीं फाइल करते हैं और GSTR 1 में भर देते हैं। वो GSTR 1 आपके 2A में रिफ्लेक्ट कर जाता है। जब 2A में रिफ्लेक्ट कर जाता है आप उसका क्रेडिट ले लेते हैं और वो अपना क्रेडिट लेके बाकी टैक्स पे कर देते हैं। लेकिन ये जब GST वाले उसको चेक करते हैं तब तो वो देखते हैं, उनके पास पूरा सिस्टम होता है देखने का कि पूरी चैन देख सकते हैं वो कि ये क्रेडिट कहाँ से फ्लो हो रहा है। तब बहुत बार अक्सर आजकल आप देख रहे होंगे सब जगह पे कि नोटिस आ रहे हैं सबको जो फेक बिलिंग मामले में। आप इसमें जो व्यापारी होते हैं कुछ तो जानबूझकर करते हैं और कुछ अनजाने में हो जाता है। अब जानबूझकर किया है ये तो आपको पता ही होगा कि आपने जो इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो बिल आपके पास आया हुआ है उसमें आपके पास माल आया कि नहीं आया या उसकी आपने पेमेंट की कि नहीं की, तो आपको पता होगा। लेकिन बहुत सारे केसेस में इसमें बहुत सारे जो जेन्युइन व्यापारी हैं, जो ईमानदार व्यापारी हैं, वो भी फंस जाते हैं। अब वो कैसे फंसते हैं, अब इसका मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। मान लीजिए कि मिस्टर ए हैं। मिस्टर ए ने क्या किया, मिस्टर ए ने GSTR 1 में यानी कि आपको बिल दिया और GSTR ए में आपके क्या कहते हैं आउटपुट सप्लाई का बिल डाल दिया और वो मिस्टर बी के GSTR 2A में रिफ्लेक्ट कर गया। और मिस्टर बी ने तो एक तरह से अनएथिकल प्रैक्टिस करी थी, यानी कि वो जो इनपुट लिया वो इनपुट वो फर्जी था, यानी कि उसका न माल सप्लाई हुआ न पेमेंट हुआ। तो मिस्टर बी ने उससे अपनी आउटपुट सप्लाई का पेमेंट कर दिया, यानी कि जो मिस्टर ए से जो क्रेडिट आया था जो कि फर्जी था उसको मिस्टर बी ने अपना आउटपुट सप्लाई का सेट ऑफ करके पेमेंट कर दिया अपने इनपुट क्रेडिट से। अब जो है उन्होंने मिस्टर बी ने सी को बिल काट दिया अब उस इनपुट क्रेडिट का यूज करते हुए। अब जो मिस्टर सी हैं उनके यहाँ जो ट्रांजेक्शन हुई वो तो जेन्युइन तरीके से हुई, वहाँ माल भी गया और पेमेंट भी आई। लेकिन जो इनपुट टैक्स क्रेडिट गया वो चूंकि ए वाला क्रेडिट यूज हुआ था बी के आउटपुट सप्लाई को पेमेंट करने के लिए, तो अब मिस्टर सी के पास जो इनपुट क्रेडिट गया वो फर्जी था, यानी कि वो फेक इनवाइस का था। अब GST वाले ने मिस्टर सी को नोटिस भेज दिया कि भाई आपका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट यूज हुआ है वो फर्जी क्रेडिट है। अब मिस्टर सी परेशान है कि कैसे, मैंने तो अपनी पेमेंट का सप्लाई भी अपने माल का पेमेंट भी किया है और मैंने जो बिल भी लिया है और हमने माल भी लिया है और रिटर्न भी भरी है मिस्टर बी ने, तो कैसे मेरा इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी कि ये मेरा फेक इनवाइस का कैसे मुद्दा आ गया इसमें। तो अब इसमें जो चूक हुई है, चूक यही हुई कि जो मिस्टर बी हैं
बी के पास जो मिस्टर बी ने फर्जी यानी कि फेक इनवाइस यूज करके वो इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया था और उसको मिस्टर सी को दे दिया, तो वहाँ पे ये पूरा फर्जी हुआ। तो दोस्तों ये फेक बिलिंग समझ लीजिए कि 2-3 तरह से की जा सकती है। अब उसमें सबसे पहला तो ये है कि जो मिस्टर ए हैं, ए जैसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने फर्जी सेल कंपनियां बनाई हैं। बहुत सारी सेल कंपनियां अपने ड्राइवर के नाम पे, हाउसकीपर के नाम पे या XYZ किसी के नाम पे अपना कंपनी बना ली, फर्जी एड्रेस डाल लिया और खाली कुछ नहीं, दो बिल बुक रख ली और अपना एक कंप्यूटर रख लिया, अपना उससे पूरा धंधा करे जा रहे हैं। ना उनके पास कोई माल है, ना कोई वेयर हाउस है, ना कुछ सर्विस देते हैं, कुछ नहीं। उनसे मांगोगे तो उनको आपको सब दे देंगे, वो मैन पावर सप्लाई भी कर देंगे, आपको माल भी दे देंगे, आपको जो सर्विस मांगोगे सब दे देंगे और सबका बिल भी दे देंगे आप, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो फर्जी कंपनियां बना के, सेल कंपनियां बना के अपना आपको बिल देते रहते हैं और अपने GSTR 1 में डालते रहते हैं और आपको जो है क्रेडिट फ्लो होता रहता है, आगे जाता रहता है। तो एक तरह के लोग तो ये मिस्टर ए जैसे लोग होते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जैसे अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए कि जिसके पास जो ज़्यादा इनपुट यानी कि उसने माल कोई ख़रीदा और उसके पास इनपुट इकट्ठा हो गया और वो जो है कैश में बिलिंग करता है, यानी क्या करता है, वो अपने माल को कैश में बेच देता है। अब कैश बेच देगा तो आउटवर्ड सप्लाई तो होगी नहीं, यानी कि वो गवर्नमेंट के सिस्टम में कहीं आया नहीं, तो वो क्या करेगा, कैश में अपना माल बेच दिया, उसका जो है ना GST का बिल काटा ना कुछ काटा, लेकिन साल के अंत में उसके पास GST का एक भारी भरकम अमाउंट एज ए इनपुट टैक्स क्रेडिट बच गया। अब उसको क्या करे तो वो क्या करता है, वो ए जैसे या बी जैसे लोगों को ढूंढता है। वो कहता है भाई देखो मेरे पास जो है ये 10 लाख रुपए का क्रेडिट पड़ा हुआ है, आप एक काम करो, आप 5 लाख रुपए मुझे दे दो और 5 लाख रुपए का इनपुट आपको क्रेडिट दे दूंगा, यानी कि मैं आपको 10 लाख रुपए का आपके GSTR 1 में डाल दूंगा, आप मुझे 5 लाख रुपया दे दो। दोस्तों वैसे तो ये बात बोलनी नहीं चाहिए ऐसी जगहों पे, यानी कि YouTube जैसे प्लेटफॉर्म पे, लेकिन सच्चाई ऐसी ही है। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, मतलब इसमें अलग अलग तरह से डीलिंग हो जाती है। यानी कि अगर 18% वाला टैक्स है तो 9% पे 50% पे अपना क्रेडिट पास किया जाता है, या अलग अलग नेगोशिएशन हो सकती है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है कि वो अपना 10 लाख का इनपुट उसको दे देगा, आज GSTR 1 में डाल देगा और उससे 5 लाख रुपया ले लेगा। तो अब क्या हुआ, जो ये 5 लाख रुपया है ये टेक्निकली फेक इनवाइस है, यानी कि फेक बिलिंग है, ठीक है। तो उससे उसने क्या करा, उसने एक तो अपना कैश में अपना प्रॉफिट भी बनाया, कैश में माल बेच के उसमें इनकम टैक्स भी बचाया, उस पर GST भी बचाया और जो उसके बाद जो GST पड़ा हुआ था उसको भी बेच दिया, उसमें भी आधा पैसा बना लिया। तो मतलब मोटा मोटा आप समझिए 2 तरह से फेक बिलिंग हो गई। एक फेक बिलिंग हो गई कि जिसमें कुछ भी ना गुड्स का सप्लाई हुआ, ना पेमेंट आई, केवल बिल कटा और GSTR 1 में गया, वो इनपुट आ गया, इनपुट आगे फ्लो हो रहा है। और दूसरा इस तरीके का जिसमें इनपुट क्रेडिट बिक जा रहा है। तो फेक बिलिंग मोटा मोटा ये 2 प्रकार की हो गई। दोस्तों एक और इस फेक बिलिंग मामले में गवर्नमेंट को एक तरीके से और चूना लगता है। वो कैसे लगता है, जो एक्सपोर्टर होते हैं, आपको पता है कि जब एक्सपोर्ट करते हैं हम, तो अगर हमारे पास एग्जम्पशन नहीं है उसकी, तो हमें जो है उस पर IGST लगाना होता है। अगर एक्सपोर्ट कोई भी करता है, कोई भी गुड्स अगर एक्सपोर्ट किया जाता है तो गवर्नमेंट ने एक सुविधा दी हुई है कि एक्सपोर्टर को जो IGST वो पे करता है वो हाथों हाथ उसको रिफंड कर देती है। और लेकिन अब जब IGST आप अपने आउटपुट सप्लाई में लगाता है, यानी कि कोई भी एक्सपोर्टर IGST लगाता है तो उसको तो अपनी इनपुट से पे करता ही होगा। तो अब इसमें क्या करते हैं, जो एक्सपोर्टर करते हैं, एक्सपोर्टर चालाकी का क्या करते हैं कि चूँकि एक्सपोर्टर को जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो एक लिमिटेड पीरियड में, यानी कि एक बहुत कम समय में कैश हो जाता है, इन कैश हो जाता है, तो वो क्या करता है, वो पीछे से इनपुट टैक्स क्रेडिट के बिल खरीद लेता है। जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि 50% पे खरीद लिया बिल उसने। अब उसने जिसके पास पड़ा हुआ था बिल, उसने अपना 10 लाख का GST क्रेडिट खरीद लिया और अपना इधर 10 लाख का IGST पे कर दिया। IGST उसको पूरा कैश हो गया और इनको भाई साहब को जिससे खरीदा था उनको 2 लाख 5 लाख रुपये जो देना हो दे दिया। तो एक तरीके का फेक बिलिंग इस तरीके की भी होती है, जो एक्सपोर्टर हैं, बहुत सारे ऐसे एक्सपोर्टर हैं जो गवर्नमेंट को इस तरीके से चूना लगाते हैं।
तो दोस्तों अब आपको समझ में आ रहा होगा कि असली में ये फेक बिलिंग का जो मामला है, जीएसटी की फेक बिलिंग का मामला कितना बड़ा है और ये कैसे लोग कर रहे हैं। और आपको भी मैं ये कहूँगा कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और अगर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट, आउटपुट टैक्स क्रेडिट के किसी भी सिस्टम में आप हैं तो आपको इसको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब दोस्तों मैं बताता हूँ कि ये जो फेक बिलिंग जो होती है ये इसके प्रमुख कारण क्या होते हैं। वैसे तो सबसे पहला कारण तो यही है कि लोग जो अपने जो जीएसटी की लायबिलिटी है उसको पे करने के लिए ये फेक इनपुट क्रेडिट ले लेते हैं, उससे अपनी इनपुट टैक्स लायबिलिटी को डिस्चार्ज करते हैं, या जो एक्सपोर्टर होते हैं वो अपने आईजीएसटी का रिफंड लेने के चक्कर में ये वाला काम करते हैं फेक बिलिंग का। अब लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे और कारण हैं जिसके कारण फेक बिलिंग मामला और भी आगे बढ़ रहा है। तो जैसे कि आपको पता है पहले के मतलब जीएसटी आने से पहले बहुत सारे ऐसे आइटम्स थे जिस पे जीरो टैक्स लगता था, यानी कि जीएसटी का क्रेडिट मतलब जीएसटी नहीं होता था, मान के चलिए। जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गई या ऐसी बहुत सारे आइटम्स थे जिस पे जीएसटी नहीं लगता था। तो वहाँ क्या करते थे, वहाँ पे अब जो बैंक से लोन लेने के लिए, यानी कि बैंक से सीसी लिमिट बनवाने के लिए, ओडी लिमिट बनाने के लिए, या बैंक से बाकी अपना लोन बढ़ाने के लिए क्या करते थे, वो टर्नओवर बढ़ाते थे। टर्नओवर कैसे बढ़ाते थे, टर्नओवर फर्जी बिल बढ़ा लेते थे। तो पहले तो टैक्स होता नहीं था फैब्रिक पे, इस पे तो क्या करते थे वो, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी, तब तो कर लेते थे। लेकिन अब जब जीएसटी आ गया तो जीएसटी में लगभग हर चीज़ पे टैक्स हो गया, कोई भी चीज़ ऐसी बची नहीं जिस पे कि टैक्स नहीं है। तो अब जो फेक बिलिंग मामले वाले हैं, ये फेक बिलिंग वाले हैं, इन लोगों की हेल्प करने लगे कि अब वो अपना जीएसटी इधर जीएसटी दे के अपना, चाहे जीएसटी कम में दे के, या इसको आप कह सकते हो एंट्री कह सकते हो। तो अब एक तो टर्नओवर बढ़ाने के लिए, टर्नओवर बढ़ा के अपना एनपीए को कम करना, या अपने जो है लोन को और बढ़ाना, या मतलब कुल मिला के बैंक को सेटिस्फाई करने के लिए ये फेक बिलिंग का यूज कर लेते थे अपनी सेल को बढ़ाने के लिए। और दोस्तों आजकल आप एक नया ट्रेंड देख रहे होंगे कि बहुत सारी कंपनियों में प्राइवेट इक्विटी आ रही है, इन्वेस्टर आ रहे हैं बाहर से, किसी कोई 1 बिलियन फंड, कोई 2 बिलियन फंड, 3 बिलियन फंड। अब ये बिलियन फंड क्यों आते हैं, जो इन्वेस्टर आते हैं बाहर वाले, वो क्यों आते हैं? बाहर तो भाई ट्रांसपेरेंसी है, बाहर का सिस्टम सही है, तुमको लगता है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस में दिख रहा है या जो उनकी जीएसटी की रिटर्न में दिख रहा है तो एकदम बढ़िया है, यानी कि ये कंपनी इतना टर्नओवर कर रही है। तो वो क्या करते हैं, वो उसी के बेस पे अपना ड्यू डिलिजेंस करके वो इन्वेस्टर को अपना ये कंपनी में पैसे डाल देते हैं एज इन्वेस्टर। तो जो ये इंडिया में बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप बोलो या बहुत सारे ऐसे कंपनियां हैं जिन्होंने इस तरीके का यूज करा, जिसमें उन्होंने क्या किया, फेक बिलिंग से अपनी टर्नओवर बढ़ाया, टर्नओवर बढ़ा के इन्वेस्टर को दिखाया कि भाई कि इन्वेस्टर मेरा देखो कि इतना बढ़िया काम चल रहा है, और उसके बेस पे अपना फंड लेके आए। तो आप कायदे से एक तो बैंक को दिखाने के लिए, दूसरा इन्वेस्टर को दिखाने के लिए, और उसके अलावा तीसरे कारण भी हो सकता है। तीसरा कारण क्या हो सकता है, टैक्स बचाने के लिए। टैक्स बचाने के लिए मतलब इनकम टैक्स में खर्चा दिखाने के लिए। खर्चा दिखाने के लिए हम बिल काट देते हैं, उसमें भी वो भी फेक बिलिंग के अंतर्गत आ जाता है, क्योंकि कोई भी आप खर्चा डालोगे सब पे जीएसटी लगेगा, ठीक है, तो वो जीएसटी या टीडीएस लगेगा। लेकिन वो जीएसटी टीडीएस का भी जो वो एक सिस्टम बना हुआ है फ्लो का, उस फ्लो को यूज करते हुए उसमें भी फेक बिलिंग आ जाता है। और तीसरा, अगर मान लीजिए पार्टनरशिप फर्म है या कोई इन्वेस्टर जिसमें इन्वॉल्व है, तो उसमें क्या करते हैं, उसमें भी खर्चा डाल के पैसा निकालने के लिए उसमें भी फेक बिलिंग का यूज कर लेते हैं। तो दोस्तों ये सब जो है, ये जो प्रोफेशनल्स हैं यही सब सिखाते हैं कि ये कैसे करा जाना चाहिए, या बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसे हैं जो करते करते सीख जाते हैं। तो अब ये आपको तय करना है कि आपको इस तरीके की किसी कृत्य में फंसना है या नहीं फंसना है। वैसे तो मैं आपको यही एडवाइस करूँगा, किसी भी छोटे लालच में मत फंसिए, क्योंकि ये अभी तो आप कर लेंगे लेकिन आगे चल के ये आपके गले का फंदा बन सकता है। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी 1 जनवरी 2022 से जीएसटी ने इस चीज़ को, फेक बिलिंग मामले को या फेक इनपुट क्रेडिट फ्लो को पकड़ने के लिए बहुत सारे नियमों में चेंज कर दिया है। अब आप जो इनपुट टैक्स क्रेडिट उतना ही ले पाएंगे जो आपको GSTR 2B में या 2A में दिखेगा।
और उसको भी वेरीफाई करने के लिए जो मतलब जो माल का मूवमेंट होता है, वेबिल के थ्रू मूव होगा माल, और मतलब सब चीज़ें पकड़ने के लिए गवर्नमेंट अपने जाल बिछाए जा रही है। और अगर कोई इस मामले में पकड़ा जाता है तो आपको मैंने पहले भी मैंने वीडियो बनाया था DGGI का, जो GST की इंटेलिजेंस यूनिट है, जिसका काम ही यही है कि वो ऐसे टाइप के जो कृत्य हैं उसको पकड़ती रहती है और उसके हिसाब से अपनी रेट डालती है और उसको जो कल्प्रेट होता है उसको पकड़ती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आगे फिर हम इस टाइप के मुद्दों पे बात करते रहेंगे। धन्यवाद।